हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने पीडीएफ बनाने में कुछ डिस्टरबेंस हो जाने के कारण कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। परंतु एग्जाम कल है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको वीडियो दे दूं जिससे कि कुछ तो हेल्प हो सके। चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? जब प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार की स्थिति में, तो कीमत प्राइस जो है वो कौन फिक्स करता है? ऑप्शन ए है प्रतिनिधि फर्म, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य फर्म, ऑप्शन नंबर डी है सरकार। तो देखिए, जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है तो कीमत जो है वो उद्योग के द्वारा तय किया जाता है। अब हम आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है, पूर्ण बेलोचदार होती है, इकाई लोचदार होती है, कम लोचदार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है, ऑप्शन नंबर ओ। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म होती है मात्र प्राप्तकर्ता एवं कीमत नियोजक, दूसरा है कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक, तीसरा है केवल कीमत नियोजक, चौथा है केवल मात्रा प्राप्तकर्ता। तो देखिए, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है सामान्य लाभ, लाभ, हानि, उपयुक्त सभी। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगी जो हमारा फर्म होता है वो दीर्घकाल में जो है जनरल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसका 3 ऑप्शन, कुछ दिक्कतें आ गई है। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है, इसका हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ओ आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। ऑप्शन नंबर ए है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी है बाजार का पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, मतलब उद्योग में जो फर्म है स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है फर्म द्वारा कीमत निर्धारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्म द्वारा कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फर्म। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एकाधिकार में किसी वस्तु के विक्रेता होते हैं, केवल एक, दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एकाधिकार जहां पर एक आदमी का अधिकार हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, कौन सत्य है? एकाधिकारी बाजार पूर्ण अधिकार फर्म होता है। एकाधिकारी में वस्तु कोई निकट स्थानापन्न नहीं होती है। एकाधिकारी में वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं वो एकाधिकारी के बाजार का बारे में सही बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा आंसर। अब आ जाइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एकाधिकार में मांग की आरी लोच होती है, इकाई से कम, शून्य, इकाई से अधिक और अनंत। तो देखिए, जब हमारे एकाधिकार बाजार होता है उस समय मांग जो होता है वो होता है शून्य। दूसरा आ जाइए हमारा, कीमत विभेद संभव है एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता दोनों में, एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता किसी में नहीं। तो कीमत विभेद जो है वो ऑप्शन एकाधिकार में संभव है। अब आ जाइए, दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव लाभ प्राप्त होता है, सदैव और सामान्य लाभ प्राप्त होता है, हानि और लाभ दोनों हो सकता है, हानि और सामान्य लाभ दोनों हो सकते हैं। तो देखिए, जब दीर्घकाल में एक अधिकारी को सदैव और सामान्य लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट यहां पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा दिक्कत है, मैं आपको समझा देता हूं। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक साधन का परितोषण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अ है उसकी सीमांत उपज के बराबर,
उसकी सीमांत उपज से अधिक, उसकी सीमांत उपज से कम और उसकी औसत उपज से कम। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी सीमांत उपज के बराबर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक साधन की बाजार मांग सामान्य मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, उस साधन की कीमत पर निर्भर करता है और उपयुक्त में से दोनों कोई नहीं। तो एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चन पे। सीमांत भौतिक उपज की मात्रा में कीमत से गुना करने पर, जब सीमांत भौतिक उपज की मात्रा को हम कीमत से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आ जाता है सीमांत आगम उपज प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी। वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन कीमत निर्धारित होती है उसकी मांग के द्वारा, उसकी पूर्ति के द्वारा, उसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आभास लगान का विचार प्रस्तुत किया मार्शल ने, रिकार्डो ने, श्रीमती रॉबिन्सन ने, परेटो ने। तो आभास लगान का विचार मार्शल ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत अर्थात लगान बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। जब उपज की कीमत बढ़ जाता है तो भूमि का जो लगान होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। साधन की विशिष्टता लगान उत्पन्न करती है, यह विचार प्रतिपादित किया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, किंसवादी अर्थशास्त्रियों ने। तो साधन की विशिष्टता लगान उत्पन्न करती है, यह विचारधारा आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 100 राइट होगा। रिकार्डो के विचार में कीमत कारण है और लगान उसका एक परिणाम है। लगान कारण है, कीमत उसका एक परिणाम है। कीमत और लगान में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी असत्य। तो रिकार्डो के विचार के अनुसार जो है वो कीमत कारण है और लगान उसका एक परिणाम है। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जाता है? जोखिम भुगतान, शुद्ध ब्याज, असुविधाओं का भुगतान, इनमें से सभी। तो देखिए जब कुल ब्याज होता है तो उसमें असुविधा, जो पैसा मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और उसको आप किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका उस समय का जो उस वस्तु, उस पैसे से जो आप खरीद बिक्री करेंगे वो पावर आपका घट जाता है। और जब वो पावर घट जाता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा असुविधा होता है, इसका भी भुगतान होता है। जोखिम, रिस्क लेते हैं किसी में इन्वेस्ट करके, और शुद्ध ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो भी होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? हमारा ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहला है हिक्स हेंसन ब्याज सिद्धांत, किन्स का ब्याज सिद्धांत, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। तो हम इसको जो जानते हैं आधुनिक ब्याज के सिद्धांत को जानते हैं हिक्स एवं हेंस के सिद्धांत के द्वारा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा किन्स के द्वारा दिया गया है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है एलएम वक्र द्वारा, आईएस वक्र द्वारा, एलएम तथा आईएस वक्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज की आधुनिक सिद्धांत का व्याख्या किया जाता है ऑप्शन नंबर 100 एलएम आईएस वक्र के द्वारा। तरलता जाल का विचार संबंधित है। तरलता जाल का ब्याज के आधुनिक सिद्धांत से, ब्याज के प्रतिष्ठा सिद्धांत से, ब्याज के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत से और ब्याज के तरलता पसंदी सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है? जब हम टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम क्या सब जोड़ते हैं नेट प्रॉफिट में? निहित लागतें जो कॉस्ट आता है, प्रबंध व्यय तथा या सामान्य लाभ, अव्यक्तिगत लाभ। तो हम प्रॉफिट को ऐड करते समय हम देखते हैं कि इनमें क्या सब चीज ऐड किया गया है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। सुम्पीटर ने किया था, हॉर्ले ने किया था, नाइट ने किया था, सेकिल ने किया था। तो लाभ का जोखिम सिद्धांत हॉर्ले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रोफेसर नाइट के अनुसार ज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ज्ञात एवं अज्ञात दोनों जोखिम का पुरस्कार है, नव परिवर्तन का पुरस्कार है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 ज्ञात तथा अज्ञात दोनों जोखिम का पुरस्कार है। अगला हमारा क्वेश्चन है लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया।
प्रोफेसर सैकिल ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर सैकिल ने। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाभ का पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक कहा जाता है। लाभ को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक। ऑप्शन नंबर ओ इज द राइट आंसर। अब यहां पे है, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, यहां पे आपको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी आप देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है नहीं जो उतना अच्छे से इसको केवल एक बार देख लीजिए। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है, उसकी बाजार कीमत का योग कहते हैं। जीडीपी एमपी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पर हमसे पूछ रहा है क्या सत्य है, व्हाट इज ट्रू। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस घिसावट, एनएमएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस घिसावट, एनएमपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट। ऑप्शन नंबर 100 यहां पर होगा हमारा राइट आंसर। अब आ जाइए जीएनपी एमपी इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीडीपी एमपी प्लस, एक मिनट, जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय का अर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एनएनपी एमपी इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएनपी एमपी माइनस घिसावट। ऑप्शन नंबर ओ इज द राइट आंसर। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, जीएनपी एमपी, एनएमपी एमपी और एनएनपी एफसी। तो घिसावट व्यय जो होता है वो शामिल होता है जीएनपी एमपी में। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या कहता है एनडीपी एफसी इक्वल टू व्हाट, तो एनडीपी एफसी इक्वल टू होता है जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साधन का कुल, साधन पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय, इनमें से सभी। तो साधन पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय को निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, लगान मजदूरी ब्याज, लगान मजदूरी वेतन, लगान लाभ ब्याज, लगान मजदूरी वेतन लाभ ब्याज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक हैं कौन कौन है, बचत एवं निवेश की स्थिति, मांग एवं पूर्ति की स्थिति, आर्थिक नीतियां, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो व्यावसायिक पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण का, सांस्कृतिक पर्यावरण का, आर्थिक पर्यावरण का, वैधानिक पर्यावरण का। तो व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत हम आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर आर्थिक व्यावसायिक पर्यावरणीय घटक है। गैर आर्थिक पर्यावरणीय घटक है कीमत स्तर, पूंजी उत्पादन अनुपात, वैधानिक पर्यावरण और ऑप्शन नंबर 2 आय स्तर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 100 वैधानिक पर्यावरण इसका सही आंसर होगा। आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है कानून व्यवस्था से, घरेलू आर्थिक स्थिति से, विश्व की आर्थिक स्थिति से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और डैश होता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है अत्यंत विस्तृत और जटिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व व्यापार निर्यात की मात्रा वर्ष 2011 में वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट से वृद्धि हुई थी, तो याद कर लीजिए 5% से वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट से, 5% से। वर्ष 2011 में विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा था, तो भारत का हिस्सा था 1.7%। अविकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार की मुख्य समस्या है बढ़ता हुआ ऋण भार, विकसित देशों में से प्रतिस्पर्धा, साहसिक वर्ग का अभाव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वित किया जाता है तब इसे कहा जाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, उपयुक्त सभी। जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करते हैं तब इसे कहा जाता है वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर ओ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नीति के अंतर्गत कितने उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, 42, 34, 29, 38। तो वैश्वीकरण के नीति के अंतर्गत हम टोटल 34 उद्योग को शामिल करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वो सही होगा। किसके अनुसार आर्थिक क्रियाओं
का किसी देश के राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहलाता है। किसके अनुसार? तो ये डिफिनेशन जो है हमारा प्रोफेसर दीपक नैयर ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस सन में शुरू हुई थी? तो भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी, मनमोहन जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब शुरू हुई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था के विकास में हम वैश्वीकरण को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज हम यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं और आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। और आप लोग के साथ एक और बात शेयर करना चाहते हैं, कल या परसों आपके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा आप बीकॉम पार्ट 2 का, बीकॉम पार्ट 2 किसका? बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस, समझ गए? और उस सिलेबस के आधार पे आपको मैं आशा करता हूं कि मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और बिजनेस लॉ का कुछ टॉपिक का वीडियो आपको मैं बना के दे सकूं, और यही मेरी आशा होगी। चलिए इसी के साथ मैं आज के वीडियो को लास्ट करता हूं। टेक केयर, बाय बाय।